हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल हाउ हैज़ जेंजी फोर्स चेंजेस इन नेपाल, जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं सितंबर 4, 2025 पे जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, जिसको केपी शर्मा ओली लीड कर रहे थे, उन्होंने बैन कर दिया 26 मेजर सोशल मीडिया को, ये कह करके कि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो नॉन कंप्लाइंस है दिखा रहे हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। उसके कारण ट्रिगर हुआ जेंजी का प्रोटेस्ट, और जो प्रोटेस्ट था वो क्विकली एस्केलेट हो गया पीसफुल गैदरिंग से। काठमांडू में पीसफुल गैदरिंग चल रही थी तो वहाँ से वायलेंट कन्फ्रंटेशन में बदल गया। उसके कारण 34 पीपल की डेथ हुई, एटलीस्ट मिनिमम बोल रही है, ज़्यादा भी हो सकती है, और थाउजेंड्स लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। और अगले ही दिन बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया गया, पार्लियामेंट को अटैक किया गया, सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसको भी गिराया गया। इवन जो लीडिंग मीडिया हाउस था कांतिपुर के हेडक्वार्टर पे, उसको भी गिराया गया, और जो पॉलिटिशियंस के घर थे उसको जला दिया गया। प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया जेल से, इंक्लूडिंग जो अरेस्टेड पॉलिटिशियंस थे। एक्स मिनिस्टर रवि लमितचाने, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एक्स मिनिस्टर थे, उनको भी जेल से छोड़ दिया गया। और जो ओली थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा जब 3 दिन का नेगोशिएशन चला बिटवीन प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिकदल और जो जेंजी लीडर हैं उनके बीच पे। और उन्होंने डिसाइड किया इस मीटिंग पे कि जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुशीला कर्की है उनको अपॉइंट करेंगे हम एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक तरीके से ऑल्सो मैंडेट लाया गया कि इलेक्शन, अभी तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ही है तो एक मैंडेट भी लाया गया कि इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा मार्च 2026 पे। अब रीज़न क्या था इस प्रोटेस्ट के लिए उसको देखते हैं। अभी रिसेंट ईयर पे नेपालीज़ जो है वो बहुत माइग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं अपने कंट्री से बाहर, सो दैट उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो जो सोशल मीडिया आउटलेट है वो एक तरीके से सिर्फ नेगेटिव एक्सप्रेशन जो बैन किया गया है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन बस नहीं है, वो मिस गवर्नेंस भी दिखला रहा है, और साथ पे ही जो बिज़नेस और कम्युनिकेशन वे है वो बैन करने से ख़राब हो रहा है। तो यूथ का कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ एक तरीके से टारगेटेड नहीं है, सोशल मीडिया को बैन लगाया हो उसके ऊपर बस टारगेटेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो करप्शन चल रहा है कंट्री पे उसके अगेंस्ट भी है ये जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है। 2015 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर अल्टर्ड किया गया था, 3 लीडर्स के बीच में वो चेंज हो रहा है। एक तो मिस्टर ओली है, पुष्पा कमल दहल प्रचंड है, और तीसरे जो है शेर बहादुर देओब है नेपाली कांग्रेस के, और ये जो प्रचंड है वो माइस्ट सेंटर के सीपीएन के पार्टी के हैं। आगे बताते हैं इस अपराइजिंग में क्या डिफरेंट था पुराने अपराइजिंग से, उसके बारे में बात करते हैं। जो 2025 का जेंजी अपराइजिंग था वो डिफरेंट था फंडामेंटली, सो दैट बिकॉज जो जन आंदोलन 1 1990 पे हुआ और जो जन आंदोलन 2 2006 पे हुआ, उस पर लीडरशिप अलग थी, उसका ट्रिगर पॉइंट अलग था, उसके ऑब्जेक्टिविटीज़ अलग थे। प्रीवियस मूवमेंट जो था इस्टेब्लिश किया गया था एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जो कि नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के द्वारा हुआ था 1990s में। 7 पार्टी अलायंस माओइस्ट के साथ मिलकर किए थे 2006 पे, और 2025 का जो प्रोटेस्ट था वो जेंजीज के द्वारा स्टार्ट हुआ था। कोई ट्रेडिशनल पार्टी का इसमें हाथ नहीं था, एफिलिएशन नहीं था। मूवमेंट को एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड के थ्रू। अब ऑब्वियसली 1990s में 2006 पे सिर्फ फेसबुक था, उसके अलावा ऐसा कुछ तो था भी नहीं। जन आंदोलन 1 जो था उसका एम ये था कि एंड कर सके पंचायत सिस्टम को और इस्टेब्लिश कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। फिर जन आंदोलन 2 थोड़ा और डेमोक्रेटिक वे पे गया, टूवर्ड्स डेमोक्रेसी पे गया, और एंड किया एब्सोल्यूट मोनार्की जो था, और इस्टेब्लिश किया रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगा के करके, जैसे कि इंडिया पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। फिर 2025 पे अपराइजिंग जो हुआ वो इनका ये कहना था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो रहना चाहिए, बट जो पॉलिटिकल क्लास जो है उसको चेंज करो, उनको गिराओ, और डिमांड किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, और जो नया लीडर है आउटसाइड ट्रेडिशनल पार्टीज उसके बारे में उसको लाने की बात की है। हाउएवर 2015 पे जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था और अभी तो 2025 ही हुआ है, जबकि 3 पार्टी इन लोग चेंज कर लिए, तो ये मेरे को समझ नहीं आया कहाँ का नेपोटिज्म, मतलब 10 साल में कैसे नेपोटिज्म होता है यार। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेयर मोनार्किस्ट फोर्सेज बिहाइंड द वायलेंसेज, क्या मोनार्किस्ट फोर्स वायलेंस के पीछे है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, क्या यूएस फोर्स पीछे है वायलेंस के? हो सकता है, अपने को पता नहीं, बट एनीवे शायद मीडिया कवर नहीं करती इसको, क्योंकि रिलेशन ख़राब मत हो जाए यूएस के साथ और ज़्यादा। तो अपन बात करते हैं आगे। जो वायलेंस हुआ सितंबर 9 पे, उसमें मल्टीपल गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट किया गया, बिल्डिंग्स को गिराया गया, होम को अटैक किया गया। जेंजीज क्लेम करते हैं कि ये जो वेंडलिज्म किया गया, जो बिल्डिंग गिराया गया और जो ये क्राइम था कि बिल्डिंग को फायर पे लगा देना, आग लगा देना बिल्डिंग पे, वो उनके द्वारा नहीं किया गया, बट कोई और ही था, इन्फ्लेटर्स लोग थे जो प्रोटेस्ट पे आ गए थे, और उन लोग ने किया है ये सब। अब ये बहुत जल्दी है किस कहना कि जो ये प्रो मोनार्किस्ट एक्टिविस्ट है करके, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है कि कौन था इसके पीछे जो वायलेंस किया गया है। और
ये पैटर्न जो है वो प्रो मोनार्किस्ट एक्टिविटी के दिखलाता है, क्योंकि रिसेंट मंथ पे जो मार्च 2025 पे प्रो मोनार्किस्ट रैली हुआ था उसमें भी वायलेंस हो गया था। उसमें उसके कारण बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुए जब रॉयलिस्ट फोर्स जो है वो क्लेस कर दिए थे सिक्योरिटीज़ पर्सनल के अगेंस्ट पे। तो जो किंग ज्ञानेंद्र का अराइवल हुआ था काठमांडू पे इस सेम मंथ के टाइम पे ही, वहाँ पे भी रैलीज़ में बहुत चिल्लम चिल्ला हुआ कि मतलब नारा दिया गया कि मोनार्की को वापस लेकर के आओ करके। अब हाउ वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो मिस्टर ओली का रेजिग्नेशन हुआ नेपाल में, उसके कारण 3 दिन का वैक्यूम क्रिएट हो गया था नेपाल पे। अब जो नेपाल आर्मी और जेंजी लीडर और 2 आर्मी के प्लेइंग है वो क्रूशियल मीडिएटिंग रोल प्ले किए उन लोग। और जो हामी एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हामी नेपाल, वो लीड किया गया 36 ईयर ओल्ड सुदन गुरुंग के द्वारा, और वो एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था अर्थक्वेक से रिलीफ वगैरह दिलवाने के लिए 2015 पे ही। वो एक तरीके से की वॉइस उठ के आया, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने डिज़ास्टर रिलीफ वर्क किया था कोविड-19 के टाइम। और जो जेंजी के यूथ हैं उन्होंने कंडक्ट किया ऑनलाइन डिस्कशन बिफोर कलेक्टिवली एंडोर्सिंग सुशीला कर्की। मतलब सुशीला कर्की को एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले सबसे डिस्कशन वगैरह हुआ था जेंजिस का। अब कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स को भी उन लोग ने सोचा था, जैसे कि कंसीडर किया था, जैसे कि काठमांडू के मेयर ब्लेंडर शाह को। फिर उन्होंने अल्टीमेटली जो खुद थे ब्लेंडर शाह, उन्होंने एंडोर्स कर दिया मिस कर्की को बना दो आप, मैं तो नहीं बनने वाला। फिर जो फॉर्मर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चीफ को कुलमन घिसिंग है उनको भी सोचा गया था। एक्स एजुकेशन मिनिस्टर सुमना श्रेष्ठा हैं उनको भी सोचा गया था। जब फिर प्रेसिडेंट रामचंद्र थे उन्होंने अपॉइंट किया मिस कर्की को अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे। फिर व्हाट अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें बताते हैं जो डिसोल्यूशन किया गया वो मोस्ट प्रोबेबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आर्टिकल 76(7) जो नेपाल का 2015 का कॉन्स्टिट्यूशनल है वो अलाउ करता है डिसोल्यूशन ओनली जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने से फेल हो जाएं। जो रिक्वायरमेंट है पीएम का रिकमेंडेशन का वो ज़रूरी है। और आर्टिकल 66(2) जो है वो मैंडेट करता है प्रेसिडेंशियल एक्शन जब ही ले सकता है जब रिकमेंड किया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये परमिट नहीं करता कि डिसोल्यूशन हो जाए जो हाउस है उसका जब प्रोटेस्ट के अलोन सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके कारण परमिट नहीं दिया जा सकता कि डिज़ोल्व किया जाए। जो फैक्ट है कि डिज़ोल्यूशन हुआ अभी इमीडिएटली आफ्टर पीएम के अपॉइंटमेंट के बाद, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चनेबल है और वो बाईपास करता है प्रोसीजर को जो कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया गया है। और ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है ग्राउंड सो दैट जुडिशियल रिव्यू किया जाए इस एक्ट का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल, सीपीएन माओइस्ट सेंटर और साथ में ही जो नेपाल बार एसोसिएशन है उन्होंने भी कंडेम किया है डिसोल्यूशन को और एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी यानी कि गलत वे पे हुआ है ये बतलाया है। फिर क्या ये अपकमिंग चैलेंजेस हैं इसके थ्रू वो बात करते हैं। 2025 का अपराइजिंग हाईलाइट करता है फंडामेंटल फ्लॉज को। नेपाल के पोस्ट 2015 पॉलिटिकल सेटलमेंट होने के बाद ये फंडामेंटल फ्लॉज को दिखलाता है 2025 का हाईलाइट करता है। 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिश किया गया था वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव था काफ़ी और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए बात करता था। उसमें प्रोविजंस ये भी था कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होगा सबका। अगर ऐसा हुआ तो नहीं, एक तरीके से ये दिखलाता है म्यूज़िकल चेयर चल रहा है जो तीन मेजर पार्टीज़ हैं उनके बीच पे और ये प्रिवेंट करता है कंसिस्टेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, उससे अच्छे से पॉलिसी लग नहीं पाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता और जो फ्यूल करता है पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट को लेकर के। जो जेंजी का मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूर था और पर एक तरीके से इम्पेशेंस वे पे भी किया गया और जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको दिखलाता है। जो इंटरिम गवर्नमेंट की एबिलिटी है कि कंडक्ट कर पाएगा क्रेडिबल इलेक्शन मार्च 2026 पे, वो एक तरीके से देखने के लिए रहेगा कि न्यू पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज होगा या फिर जो चैलेंज है कि इस्टेब्लिश रहेगा ट्रिम्योविरेट यानी कि जो ग्रुप ऑफ 3 मैन जो होल्डिंग पावर है वो रहेगा
जो पहले है वैसा ही रहेगा। वो क्रूशियल टेस्ट रहेगा, ये 2026 के इलेक्शन के टाइम पे पता चलेगा। नेपाल का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि जो नया रिकॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिटी रहेगा आगे आने वाले टाइम पे, क्या वो अपने पुराने टाइम के हिसाब से आगे बढ़ पाएगा और जो जेन्युइन पॉलिसी है, कंपटीशन है, उसको क्या आगे लेकर आएगा। यही इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।